न्यूमेरिकल में बेसिकली ये लिंक्ड हुआ है। इससे पहले आपने एक डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी जिसके ऊपर स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन थी, ठीक है, जिस तरह हम स्ट्रेसेस ऑन नॉर्मल सेक्शन निकालते हैं, इसी तरह स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन हमने एक डेरिवेशन की थी पीछे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट सा दिखा भी देता हूँ। दिस वाज द केस। ये डेरिवेशन आपने की थी जिसमें ए और ए डैश निकाला था, और मैंने बताया था कि जी आपने अब इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर सेक्शन कट करने के बजाय पहले आप परपेंडिकुलर सेक्शंस कट करते थे, नाउ यू विल गेट इंक्लाइंड सेक्शंस। इंक्लाइंड सेक्शन की वजह से जो स्ट्रेसेस आई आपने उनको रिजॉल्व किया था, ठीक है जी। लेट्स से कि ये कंपोनेंट्स है, तो इसको आपने एक एन कंपोनेंट और एक वी कंपोनेंट दो में रिजॉल्व किया था। इसी तरह जो पी फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स थी उसको भी आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया न्यूमेरिकल को इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए रिलेशन डेवलप किए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड स्ट्रेसेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों को आपस में लिंक किया, उसकी इक्वेशंस डेवलप हुई। द इक्वेशंस वर लाइक दिस वन, जिस तरह आपकी पहली इक्वेशन सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x 1 plus cos 2 theta by 2. So this was sigma x, which is stresses on perpendicular section, and this was normal stresses on oblique section, यानी inclined section के ऊपर stresses थी normal से। इनको दोनों को आपस में लिंक, इसी तरह आपने एक और रिलेशन भी डेवलप किया था। इसी रिलेशन से ही लिंक्ड हुई हुई, पहले अगर आपने न्यूमेरिकल को करना है तो आपने पहले उस डेरिवेशन को एक दफ़ा गो थ्रू दोबारा करना है, ठीक है, चूंकि उसको 2 3 लेक्चर्स गुजर गए, 3 लेक्चर्स पहले हमने उसको किया था। सो बिफोर गोइंग थ्रू दैट डेरिवेशन को डीपली गो थ्रू करिएगा फुल, यानी सरसरी ऊपर से देखेंगे नहीं समझ आएंगी चीज़ें, उसको बेशक हाथ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, चीज़ों को रिजॉल्व करना देखें, कंपोनेंट्स किस तरह रिजॉल्व करें, एंड अल्टीमेटली जब वो कंप्लीट हो देन कम टुवर्ड्स दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर वो बेसिकली कह रहा है कि टू प्लेट्स शोन बिलो आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल बी बट वेल्ड्स, और उसको उसने वेल्ड कर दिया इस लोकेशन के ऊपर, ये जो आपके पास ए बी है इसके ऊपर वेल्ड हुआ है, इसी तरह इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी वेल्ड हुआ है। दिस इज सम अदर मटेरियल कोई भी ले ले, और एक ब्लू लाइट ब्लू है और एक डार्क ब्लू है। एक मैं ऐसा करता हूँ, इसको इनको कॉपी करता हूँ क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज भी लिखनी होंगी, सो आई विल कॉपी इट इन वन नोट। अच्छा, तो ये देखें जी, आप थोड़ी सी कुछ क्लियर पिक्चर होगी आपको। यहाँ पर ये एक मटेरियल 1 नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एंड देयर इज अनदर मटेरियल 2, डिफरेंट मटेरियल है, और इन दोनों को ना आपस में इन्होंने ज्वाइन करना था, तो कहते हैं इन दो प्लेट्स को हमने वेल्ड जॉइंट से जो वो कर दिए, ज्वाइन कर दिए, और ये आपको वेल्ड लाइन नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये, ठीक है जी। इसी तरह ये इंक्लाइन में भी वेल्ड जा रहा है इसी तरह, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह आपस में कनेक्ट हो गई, उनके दरमियान एंगल्स हमें दे दिए हैं उसने, ठीक है। ये देखें वर्टिकल एंगल है, ये 30 डिग्री है, और बाकी कहता है कि इस बाहर वाली प्लेट जो है ना ब्लू, जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट के ऊपर 100 के दोनों तरफ पे डायरेक्शन पे फोर्स लगी हुई है, ठीक है, 100 के। तो बाकी उसकी स्टेटमेंट देखते हैं फर्दर। 100 के फोर्स लगी हुई है। द वेल्ड इज यूज टू ट्रांसमिट अ फोर्स ऑफ 100 के फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, यानी इस बाहर वाली प्लेट के ऊपर 100 के लगाया तो ये वाली फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट के अंदर ही 100 के ट्रांसफर कर रही होगी, ठीक है। Find the average normal and average shear stress components due to this loading on the weld face section AB। कहता है वेल्ड फेस सेक्शन AB के ऊपर क्या करें आप, नॉर्मल और shear फोर्स कंपोनेंट्स निकालें, ठीक है जी। वेल्ड फेस AB, ये जिसको भी मैं यहाँ से आके लेट से किसी और कलर में करता हूँ ताकि आपके कलर जो हैं, ये जो लाइन मैंने भी ड्रॉ की हुई AB खाली, कहता है इसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर नॉर्मल और shear स्ट्रेसेस के कंपोनेंट्स निकालें। अगर मैं इसको वैसे 3D को 2D के अंदर लेकर जाऊं, कन्वर्ट करूं, इफ आई जस्ट कन्वर्ट इनटू 2D, तो या पहले 3D के अंदर अगर आप देखें तो खाली इतने से कंपोनेंट को रहने दें, ये चीज़ मैं इसको सामने से ये चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है, और वर्टिकल से पता चल रहा है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री,
ठीक है। तो इस वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल टोटल 90 डिग्री होगा। अगर ऊपर 30 डिग्री आ गया तो नीचे कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। ऑब्वियस है, ऐसा ही होगा। अब आपने ये जो मैंने प्लेट आपके सामने बनाई है इसको 2D पे बना रहे हैं, तो 2D के अंदर कुछ प्लेट ऐसी शक्ल से नहीं बन जाएगी, ये ये और ये, ठीक है। दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री, दिस इज ए, दिस इज बी। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 100 के फोर्स लगी हुई है। ठीक हो गया जी। आपने इस ए बी सेक्शन के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस जो है ना उनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर थ्योरी के अंदर जाके इसको लिंक करेंगे तो आपको पता चलेगा एक कंपोनेंट यहाँ पर इस तरह होगा, ठीक है जी, और एक कंपोनेंट इसका अलोंग वी होगा, ठीक है जी, यानी पैरेलल टू दिस सेक्शन और एक नॉर्मल टू दिस सेक्शन। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, एक आपके पास ये कंपोनेंट आ जाए, ठीक है। आपने सिंपल करना क्या है कि आपने सबसे पहले इस 100 के फोर्स को रिजॉल्व करना दो कंपोनेंट्स के अंदर। फर्स्ट कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस वन एंड द अदर कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस वन, ठीक है। अगर मैं इस 100 के फोर्स को देखता हूँ विच इज अप्लाइड लाइक दिस 100 के, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट किस तरह बनेंगे? एक कंपोनेंट दिस वन, ब्लू कंपोनेंट इस तरह बन जाएगा, ठीक है, एंड द रेड कंपोनेंट विल बी लाइक दिस वन। ठीक हो गया जी, ये इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो 100 के का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, यहाँ पर आप एंगल्स वापस लेंगे जिस तरह इसमें दिए हुए एंगल्स। मैं दिखाता हूँ एंगल्स आपको। ये आपके पास एंगल लेट से ये देखें, ये प्लेन जो है दिस वन, दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो उसका मतलब है ये प्लेन मेकिंग कर रहा होगा एंगल 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री कर रहा है तो इसके और इस रेड के दरमियान एंगल टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। ये बकाया कितना रह जाएगा? 30 डिग्री। ये आपकी कुछ फिगर बन गई। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि 100 को रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स के अंदर, वन अलोंग पी और वन अलोंग रेड, कैसे करेंगे? तो बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ब्लू कंपोनेंट? इस ब्लू की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेड? सर ये 100 साइन साइन और कोस में चेंज हो जाएगा ना सर, बिल्कुल इधर भी और एकदम उधर भी। ठीक होगा। यानी लेट से मैं यहाँ पर एंगल 60 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। यानी मैं नीचे वाला कंसिडर नहीं करा। एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो नीचे वाली आपको लाइन नजर आ रही है बेसिकली दिस इज दिस वन, ठीक है। पाइथागोरस वो जो पैरेललोग्राम थ्योरम है उससे नीचे निकलेगी। अगर मैं अब इसको सॉल्व करने लगता हूँ तो मेरे पास दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी एक्टिंग एज अ बेस, ऐसे ही। तो 100 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री लूंगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट नहीं आ जाएगा पी वाला? पी इज इक्वल टू 100 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, ऐसे ही। इसी तरह अगर मुझे बी निकालना है कंपोनेंट तो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऐसे ही। यस सर। इसका मतलब आपने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक कंपोनेंट आप रख लेंगे कि जी लेट्स से दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, एंड यू विल से इट इज नॉर्मल कंपोनेंट एन, ठीक है। on the other component the blue one you will call it as a shear component, ठीक है। you can just draw it like this one, ये मेरा shear component है, you will denote it by V। similarly normal component को भी आप जो है वो towards away from section assume कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी away from section इसलिए लिए क्योंकि मुझे पता चला है कि this one is downward, तो इसका मतलब है ये upward होगी। ये जो ब्लू कंपोनेंट था दिस ब्लू कंपोनेंट दिस इज गोइंग अपवर्ड, सो दिस इज शुड बी डाउनवर्ड, इसलिए मैंने इसको ऑपोजिट अज्यूम कर लिया आसानी के लिए। अब मेरे पास सिंपल इक्वेशंस होंगी,
ठीक है। और एक जो चीज़ इसमें नहीं आएगी, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट प्रीवियसली जब आप परपेंडिकुलर सेक्शन करते थे यू ऑलवेज टेक दिस येलो एरिया। जब आपके सेक्शन परपेंडिकुलर होते थे यू कंसिडर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस पे स्ट्रेसेस निकालते थे। इस तरह कर लेते थे, आप कहते थे सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए। वेरी सिंपल। पी की वैल्यू इधर कितनी है, दिस इज द वैल्यू 100, and what is the cross sectional area? The cross sectional area is equal to 6 into 2, 6 into 2। ठीक है, this was very easy। now the stresses are to be calculated upon this inclined area। यहाँ पर देखें आपको एक परपेंडिकुलर एरिया, इसी तरह इसके अंदर एक, अगर ज्यूम करेंगे आप देखें प्लेट को, यानी यहाँ से भी, इसको मैं थोड़ा सा क्रीज से करता हूँ यहाँ पर, अब अज्यूम करेंगे अंदर भी इसी तरह ही है। जब मैं उस एरिया को निकालूंगा दैट एरिया विल बी इंक्लाइंड एरिया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 6 इंच के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये इंक्लाइंड लेंथ भी निकालेंगे कि ए बी लेंथ कितनी है। ठीक है, हाइट आपको पता है ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 इंचेस। Yes. ठीक है, और ये एंगल आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, यानी ये आपको हाइट पता है ट्राइंगल की। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वैल्यू निकालें, एंगल 60 डिग्री है तो निकालेंगे किस तरह होगा? ट्राइंगल है छोटा सा, ठीक है, ट्राइंगल की ये वाला एंगल आपको गिवन है विच इज 60 डिग्री। ये हाइट आपको गिवन है 2, इसको 2 लिख देता हूँ, और आपको मैं कहता हूँ ये फाइंड करें, किस तरह निकालेंगे? ये आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं एफएससी में पढ़ी, साइन थीटा कॉस थीटा? सर पढ़ी है, साइन अभी थीटा वही कैसे? सोच रहा था सर। अब निकल जाएगा साइन थीटा, और क्या होता है कॉस थीटा किस चीज के इक्वल होता है? Base over hypotenuse. ठीक हो गया। अब मेरे पास एक परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, और दूसरा हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे इसमें से ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो। ठीक हो गया, तो कौन सा रिलेशन ले सकते हैं? ये हो गया ना रिलेशन। इस नीचे वाले रिलेशन को मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास बेस नहीं है, बेस नहीं है तो मैं ये यूज नहीं कर सकता। इससे थर्ड वाले को यूज करता हूँ, उसमें फिर बेस है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। साइन थीटा एक ऐसा वैल्यू है जिसके अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट नोन है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 इंचेस है, और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, इसमें से वैल्यू निकल जाएगी हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 ओवर साइन ऑफ 60 डिग्री। सॉल्व दिस वन, आपके पास हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज आपके पास निकल गया है, इस हाइपोटेन्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है इनटू द प्लेन के साथ, क्योंकि ये जो आपके पास है क्या कहते हैं ये चीज़, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस इंक्लाइंड के साथ यूँ, तो आपके पास इंक्लाइंड एरिया निकलेगा। ठीक है, मैंने इंक्लाइंड लेंथ तो निकाल ली और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 इंच के साथ, तो आई विल गेट ए डैश। ठीक है, विच इज द इंक्लाइंड एरिया। अब हम आते हैं वापस न्यूमेरिकल की तरफ। ये कुछ चीज़ें थी जो कि फाइंड करनी थी। अच्छा जी, दिस इज न्यूमेरिकल। सो वंस यू फिनिश दिस क्वेश्चन पार्ट, इसके आगे हिंट्स लिखिए जिसके अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बताया। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नॉर्मल एंड shear forces acting on the inclined well planes। ठीक है जी, this is done by applying the force equilibrium and summing the normal and shear force and setting them equal to 0। To simplify this, it is a good idea to use a modified coordinate system। ठीक है जी, and with the well plane in this case it is necessary to break down the
external, break down the external tensile force into normal and shear component as well. अभी हमने ये किया कि हमने जो 100 के फोर्स थी उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम उनको इक्वेट करेंगे। सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एरिया, ठीक है जी। द स्ट्रेस इज एरिया इक्वल टू विड्थ ऑफ द वेल्ड फेस, विड्थ क्या थी, चेंज, मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड वेल्ड फेस, इंक्लाइंड वेल्ड फेस अभी हमने निकाला। The last step is to calculate the average normal stress and average shear stress. ठीक है जी, अब आगे आते हैं, ये इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब उसको ग्राफिकली बताएगा। फर्स्ट 100 किप को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक PV, ठीक है, और एक PN। PN का मतलब है कि दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट which will produce the normal stresses, and PV component of 100 is the component which will be responsible for producing shear stresses on this inclined surface. यानी इस 100 किप की वजह से यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, ठीक है जी। इस 100 किप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल सेक्शन के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। मैंने कहा कि उन इंटरनल स्ट्रेसेस की दो डिफरेंट टाइप्स होगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस होगी, एक shear स्ट्रेस। 100 किप का ये कंपोनेंट which is along PY, this is responsible for producing this shear stress, और 100 component का ये PN component, ठीक है, this is responsible for computing N। इनको आपस में इक्वेट करेंगे एक दूसरे के, यानी आप क्या कर लेंगे कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ आपके सामने, just put it here back और let's copy it somewhere here। नाउ वेरी सिंपल कि अब मेरे पास अगर मैं लगाता हूँ समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग n, जिस हम कहते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इक्वल, इसलिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग n एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज़ें, एक मेरे पास Pn के अलोंग, यानी n एक्सिस के अलोंग, ये n एक्सिस है आपका, ठीक है जी, ठीक है, दिस इज द n एक्सिस। सो n एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक n फोर्स है, दिस वन, और एक मेरे पास ये वैल्यू Pn है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक को अपवर्ड को पॉजिटिव ले लें, कहता हूँ n, ये नीचे जा रही है, इसको माइनस कर दें, n माइनस Pn इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है n इज बेसिकली इक्वल टू Pn। Pn की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज 100 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, वो आप पहले निकाल चुके हैं। इसका मतलब है n निकाल लिया आपने, ठीक है। इसी तरह अब आपने v निकालना है, तो आप करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x डैश एक्सिस, ये इस एक्सिस को उसने नाम दे दिया x डैश, ये x डैश है, दिस इज आल्सो x डैश, ठीक है। तो x डैश के अंदर दो फोर्सेस आ रही हैं, एक PV, एक P, ये डाउनवर्ड है, दिस इज गोइंग अपवर्ड। तो फिर आप करेंगे v माइनस PV इक्वल टू 0, इसमें से v इक्वल टू P आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ऐसे ही v इक्वल टू P आ गया आपके पास, P की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मतलब मेरे पास v कंपोनेंट भी निकल गया और n कंपोनेंट भी निकल गया। अब n कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, v कंपोनेंट shear स्ट्रेस नहीं है, n कंपोनेंट फोर्स, ये बेसिकली फोर्स है, and this force when divided with the inclined cross sectional area will produce normal stresses, and this shear force when divided with the inclined cross sectional area will produce shear stresses। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे कि इस नॉर्मल फोर्स को n फोर्स को डिवाइड करेंगे विद a डैश विच इज द इंक्लाइंड एरिया, so you will get sigma n normal stresses, and later on next step you will divide this v with cross sectional area, inclined cross sectional area, and you will get shear stress component, ठीक हो गया। this has been done here, इसको मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो this is the first thing, this is the second thing, आपने एरिया a डैश निकालना है,
ए डैश इज बेसिकली इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ए बी, ठीक है, लेंथ ए बी आप फाइंड करेंगे थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, एंड विड्थ आपके पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन थी विच वाज इक्वल टू 6 इंचेस, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिग्मा ए बी एन ओवर ए डैश टॉ ए बी वी ओवर ए डैश, इन सब के आंसर यहाँ लिखे हुए नीचे, ये कैलकुलेशंस, ये स्टेप्स दिए हुए, स्टेप्स के अंदर फॉर्मूलाज डालेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर्स निकले सब। ये वी वैल्यू निकाला सबसे पहले, फिर एन निकाला है, फिर ए डैश निकाला, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस निकाली, ठीक हो गई। अच्छा, आपके रोल नंबर्स किस तरह हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा अब आपने करना क्या है कि इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके अंदर 100 किप की जगह आपने वैल्यू क्या लिखनी है, पहला ये 3 डिजिट फिगर है ना, वैल्यू 3 डिजिट फिगर है, तो पहला डिजिट आप 1 ही रहने दें, लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे ना ये 0 0, इनको आपने रिप्लेस कर लेना अपने सैप आईडी के डिजिट के साथ, सैप आईडी के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो इधर डाल देने, ठीक है। लेट्स से कि तौसीफ है तो उसकी उसकी आईडी के अंदर लास्ट में 2 3 आ रहा है, तो तौसीफ आपने 123 लोड अप्लाई करना है दोनों तरफ, और फिर आपने ठीक है सर। नॉर्मल और शेयर कंपोनेंट निकालना है। इसी तरह बाकी भी जो है लेट्स से कि सुफियान का 2 4 आता है एंड के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि एंड के ऊपर 124 फोर्स लगानी है किप, और फिर आपने क्या करना है नॉर्मल और शेयर कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। ये असाइनमेंट जो है ये मैं एक्टिविटी आज शेयर कर दूंगा मोडल के ऊपर, इसको भी सबमिट करना है, ठीक है जी। यस सर। मगर आई विल अगेन से कि सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और इसको प्रैक्टिस करने से पहले आपने जो पीछे डेरिवेशंस थी जिसके अंदर नॉर्मल सेक्शन और ऑब्लिक सेक्शन वाला लेक्चर था, उस लेक्चर को एक दफ़ा देखें, देन कम टू दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें ताकि आपके आंसर इसके साथ मैच करें, ये दीज आर द आंसर्स है, ठीक है। जब आपके आंसर मैच करेंगे देन इट इज़ वेरी इजी कि आपने सिर्फ स्टेप सारा कुछ किया हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, आप अपने आप को सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे आंसर को लेकर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको करते हैं जी क्लोज, मेरे को यहाँ आगे थे एसएफटी बीएमडी भी मैंने वो उसका लेक्चर भी आपके साथ शेयर किया था, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मिस्टेक्स आ रही थी जब हमने इसको क्लास में सॉल्व किया था। बेसिकली इस कैलकुलेटर से जब आप निकाल रहे थे कि किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस वो शेयर फोर्स 0 हो रही थी, वो गलत था। बाद में मैंने इसको एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शेयर किया था, उसको आपने देख लिया था, सही हो गया वो एसएफडी और बीएमडी वाला लेक्चर एक शेयर किया था जी सर। ये अंटल अभी तक जो आपके लेक्चर्स हुए उसमें ये सीरीज आपके सामने शायद नज़र आ रही होगी, ठीक है। आई जस्ट जूम इट लिटिल बिट। मैंने भी रिसेंटली ये एसएफडी एंड बीएमडी बाय एरिया मेथड शेयर किया था, जिसके अंदर एरिया मेथड से किसने एसएफडी एंड बीएमडी प्लॉट करनी, और आई थिंक सो पता नहीं मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर इसकी असाइनमेंट शेयर की है कि नहीं की। इसकी असाइनमेंट मैं शेयर करूँगा, आपने 4 to 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एसएफडी और बीएमडी बाय एरिया मेथड जो है उनके पहले रिएक्शन निकालें और फिर उनको एरिया मेथड के जरिए उनकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। मैं भी गूगल क्लासरूम पे चेक कर लेता हूँ, और अगर नहीं हुई भी तो ये असाइनमेंट भी मार्क कर दूंगा वहाँ पर। मूव ऑन करते हैं, न्यू शेयर के ऊपर गए एंड आई जस्ट पुट इट बैक कि हम हैंडआउट्स पे थे। अच्छा कि न्यूमेरिकल भी हो गया। लास्ट मैंने ये एक्टिविटी आपको कराई थी कि जी दीज आर द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस को यूज़ करके आप अपने स्ट्रेस एलिमेंट को बेसिकली रोटेट करते हैं। लाइक फर्स्ट इट वाज एट 0 डिग्री एंगल, ठीक है। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू रोटेट दिस स्ट्रेस एलिमेंट टू लाइक 22.5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो यू टेक द वैल्यू ऑफ थीटा एज पॉजिटिव whenever the rotation of this stress element is in clockwise direction, you have to take this theta in negative, ठीक है। तो इसमें 22.5 हमने करके देखा था, और वी हैव फाउंड कि व्हाट आर द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस की वैल्यूज क्या निकली वहाँ पर, ठीक है। तो हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो था वो कॉन्सेप्ट देखा था, और ये कुछ इक्वेशंस थी जिनके ज़रिए आप ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते थे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई डैश
if you are given the values of sigma x, sigma y, tau xy and theta. ये अगर आपको 4 variables given हो तो using these inputs you are able to calculate these things. Simple calculator के ऊपर आपने calculations करनी है and you will get the values. तो हमने ये भी नोट किया था कि as you rotate this stress element either clockwise or anti-clockwise, the values of normal stresses and shear stresses, they will keep on changing. They have a different nature. अगर आपकी normal stresses sigma x, sigma y increase कर रही होंगी, so you will observe that there is a decrease coming in shear stress. And if you observe that due to certain rotation, theta को rotate करने से tau xy increase कर रहा है, so you will see that sigma x and sigma y both will be decreasing. Any normal stress अगर increase कर रही है, so shear stresses will be decreasing and the vice versa will be happening there. So इसके against मैंने एक activity assign की थी आपको, याद है जी किसी को इस सर क्वेश्चन से? जिसमें आपने हाँ वो आपने कहा था कि वो रोटेट करना है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट करना है हाँ वो हाँ एक्टिविटी। जी हाँ, तो उसको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तो हो गए होंगे, शायद 1 या 2 हफ्ते हो गए। सबमिट किए किसी ने अभी तक? ठीक है जी। संडे या सैटरडे को आपका मिड टर्म है जिसमें मैंने बताया, और जस्ट डिसाइड अमंग योरसेल्फ कि आइदर यू आर कंफर्टेबल टू गिव इट ऑन सैटरडे और संडे, जिस तरह आपको दिन कंफर्टेबल लगता है आपस में डिसाइड कर लें ग्रुप के अंदर सारे, ठीक है जी। जी सर एंड जस्ट लेट मी नो। तो ठीक है मैं आपको बता दूंगा उसमें से ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है एंड देयर विल बी 2 न्यूमेरिकल्स जो कि सबके लिए सेम होंगे एंड दे हैव सम डिफरेंट वैल्यूज, हर एक के लिए रोल नंबर्स हर चीज़ डिफरेंट होगी, तो अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व देम। और मे बी देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स जिनके अंदर शेप्स या रिएक्शंस बीम्स के डिफरेंट होंगे, जिस तरह बीम्स के रिएक्शंस और एसएफडी बीएमडी प्लॉट किए, तो मे बी उसके अंदर बीम की शेप और लोडिंग कुछ और आ जाए जो इस लेक्चर में नहीं, मगर इट वोंट बी एज मच कॉम्प्लेक्स कि आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है जी, इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, जब हमारा ये न्यूमेरिकल एक्टिविटी खत्म होता है, सो द सेकंड लेक्चर स्टार्ट्स हियर। जो प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, that contain few numerical related to stress transformations. So stress transformation and Mohr circle for stresses. Actually, the concept behind this stress transformation is, उसको मैं explain करता हूँ। New share. ठीक है, the concept behind all this stress transformation is something like this thing कि हमारे पास originally sigma x थी, ठीक है जी। सिग्मा एक्स नहीं, चले हम बड़ा और बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक मेंबर था, आपने उसके ऊपर कोई लोडिंग लगाई, ठीक है, एक्सटर्नल लोडिंग लगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल लोडिंग, तो बॉडी के अंदर क्या होंगे, डिफॉर्मेशंस, बॉडी डिफॉर्म करेगी ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग। बॉडी अपनी इस डिफॉर्मेशन को अपनी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से रेजिस्ट करेगी, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन लेकर आएगी। एंड हाउ इट विल प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू दिस डिफॉर्मेशन और रेजिस्टेंस टू अप्लाइड लोडिंग, वो क्या करेगी, अपने अंदर स्ट्रेसेस डेवलप करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। दी स्ट्रेसेस जो कि हमने देखी, नॉर्मल स्ट्रेसेस और शीयर स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेसेस डेवलप करेगी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम उन शीयर स्ट्रेस, उन स्ट्रेसेस को कह देते हैं सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, ठीक है जी। और थर्ड हमने लेट से कह दिया कि एक शीयर स्ट्रेस होगी टॉ एक्स वाई, तीनों, ठीक। लेट से दिस इज द बॉडी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ बीम, you have applied some load. As a result of this load, the body is undergoing some deformations like this one. This is now the deformed shape. सही हो गया जी। So previously the element which was here something in this shape, यानी undeformed shape के अंदर उस तरह था। Now when the load has been increased, the body has been deformed. So the body is basically composed of numerous stress elements. इसके अंदर ढेर सारे stress elements हैं। So जब body की shape deform होगी तो इसका मतलब है this stress element has been rotated further. ये थोड़ा सा कुछ rotate हो गया होगा, tilt हो गया होगा इस तरह करके। So the more the loading, the more will be the body deformation and more will be the rotation of this stress element. ये stress element rotate करता जा रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे stress element rotate कर रहा है, so what is changing? Theta is changing, ठीक है। और थीटा के चेंज करने से क्या चीजें चेंज कर रही हैं, सिग्मा एक्स भी चेंज हो रहा है, सिग्मा वाई भी, टॉ एक्स वाई, एंड यू आर गेटिंग सम न्यू वैल्यूज, सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश एंड टॉ एक्स वाई डैश। सो यू आर गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज।
फिर आप थीटा को फर्दर चेंज करेंगे, यू विल गेट अनदर वैल्यू which I will say like sigma x dash double dash. I call it sigma y double dash tau x y double dash. So until you keep rotating this value of theta, you will get new values. This is called stress transformation. Stress transform कर रही है. In between these increase and decrease, there will be certain angles और certain stages जहाँ पर आपके पास सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएंगी. ठीक है, these are called the principal stresses. यानी there will be a certain angle theta p. ठीक है जी, there is a certain angle theta. मैं बल्कि इसको दो इसमें क्लासिफाई करता हूँ. This stage is classified as two things. There will be a certain angle theta p. ठीक है जी, ऐसा एंगल आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास सिग्मा x and सिग्मा y they will be transformed into sigma 1 and sigma 2, which are called the principal stresses. ठीक है जी, we are interested to find this thing, principal stresses. Similarly, there will be an angle theta s. ठीक है, खास एंगल होगा in which this shear stress will be converted into tau max. So now in design of various structural members, you are no more interested in finding these sigma x, sigma y dash. You are basically interested in finding these principal stresses and maximum shear stresses. Also, you are interested to find what are the angles theta p and theta s. या वो कौन से planes होंगे या वो कौन सी rotation होगी जिसके ऊपर आकर these normal stresses they convert into principal stresses, and this shear stress it converts into maximum shear stresses. ठीक है, so basically these are the things जिनको आप अपने members के design के process में check कर रहे होते हैं, principal stresses को और maximum shear stresses को. तो हम अब बजाय इसके कि ये करें कि हम इक्वेशंस को बार बार सॉल्व करते रहें, थीटा की वैल्यू 5 रखें, फिर 10 रखें, फिर 15 रखें, फिर 20 रखें, वी कीप चेंजिंग इट एंड समहाउ हमें पता चलता है कि लेट्स से 5 से जब मैं 10 पे गया वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी. ठीक है जी, फिर मैं कहता हूँ कि मैं जब 10 से 15 के एंगल तक गया, यानी 10 से 50 गया, फिर मैंने देखा इंक्रीज हुई, फिर मैंने 15 से 30 तक एंगल किया तो मुझे पता चला वैल्यू डिक्रीज कर गई. इसका मतलब है 15 से 30 दरमियान कोई एक एंगल था जहां पर मेरे पास पीक वैल्यू अचीव हुई, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई. मगर आपने 15 पे फाइंड की और 30 पे फाइंड की. 15 पे जो वैल्यू आई दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू. मे बी द मैक्सिमम वैल्यू इज एक्टिंग एट 15.8 डिग्री, मे बी इट इज एक्टिंग एट 16 डिग्री. वो आपने फाइंड नहीं की, मगर आपने ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कि 15 से 30 एंगल की तरफ जब मैं मूव करता हूँ तो वैल्यूज जो आ रही हैं वो इंक्रीज से डिक्रीज हो गई है. इसका मतलब है इनके दरमियान कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू थी. सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड दोज मैक्सिमम वैल्यूज या उस एंगल को फाइंड करना यूजिंग दीज इक्वेशंस. ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड एंड मोहर सर्कल आप डेवलप करते हैं उसके लिए. ठीक है जी, व्हिच इज क्वाइट इजी. उस मोहर सर्कल को समझने के बाद हम कुछ इक्वेशंस ड्राइव करेंगे उसी मोहर सर्कल में से भी. दोज इक्वेशंस आर क्वाइट इजी, जिसके जरिए आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे इजीली दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. ठीक है जी, यानी डायरेक्ट आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनको आप फाइंड करेंगे. ठीक है जी, किस्सा निकाल सकते हैं. सिमिलरली यू आर एबल टू फाइंड द एंगल थीटा पी एज वेल यूजिंग दिस ग्राफिकल मेथड. ठीक है, the other thing what you are able to calculate using this graphical method is the maximum shear stress tau max. इसके लिए भी आपके पास graphical solution भी होगा and you are also able to calculate the angle theta s. ठीक हो गया जी. So from onward this is the concept related to Mohr circle. ठीक है जी, मोहर सर्कल वाली वो कहानी हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. मोहर सर्कल को अभी फिलहाल आप इस लेक्चर को देखें, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेसेस. ये उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया हुआ कि एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सा है, थ्रू इक्वेशंस आप अपने स्ट्रेस एलिमेंट्स को रोटेट करेंगे बाय डिफरेंट एंगल्स एंड यू गेट द वैल्यूज ऑफ दीज ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस. द अदर ग्राफिकल अप्रोच इज मोहर सर्कल. ठीक है, जिसको हम ऑनवर्ड कवर करेंगे. दीज आर द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. Theta is positive when it is counterclockwise. We already have discussed this thing because during the derivation it is considered कि जब भी theta की rotation anti-clockwise होगी you have to take the values positive.
तो ये स्ट्रेस एलिमेंट हमें गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। अभी आई है स्क्रीन में सबको? जी सर। ये आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है और कहता है कि डिटरमिन द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट ओरिएंटेड 30 डिग्री क्लॉकवाइज। 30 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि मैं एंगल थीटा की वैल्यू -30 लूंगा, ठीक है। डिफाइन द स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड साइन कन्वेंशंस। अब आपने पहला सिर्फ आपको ये बॉक्स गिवन होगा पेपर के अंदर, ये नहीं क्वेश्चन जब भी आया आपको सिर्फ बॉक्स गिवन है, तो आपने इस बॉक्स को ऑब्जर्व करके देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज, इसमें से सिग्मा एक्स क्या होगी, सिग्मा वाई क्या होगी, टॉ एक्स वाई। तो दिस हॉरिजॉन्टल, मैं इसको बोल कैसा करता हूँ आपके सामने कॉपी करता हूँ सो इट इज मोर क्लियर। अब ये आपको सिर्फ वहां पर गिवन हो गया है, स्क्रीन विजिबल है सबको। इसमें से सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इज सिग्मा एक्स। सो दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू दे दी है 80 मेगापास्कल। अगर दिस इज टूवर्ड्स अ सेक्शन तो इट इज कंप्रेशन नेगेटिव है, सो आई विल टेक इट -80। इसी तरह सिग्मा वाई की वैल्यू दी हुई है, इट इज अवे फ्रॉम सेक्शन, इट मीन इट इज पॉजिटिव, सो 50। टॉ एक्स वाई की अगर वैल्यू देखते हो, सो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस थिंग, दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है जी। सो इसका मतलब है मैं जब टॉ एक्स वाई की वैल्यू लिखूंगा, टॉ एक्स वाई is equal to the value is given 25 megapascal, so I'll take it -25 megapascal, ठीक है। So I just took some information from this given state of stress. Next हमें क्या कहा उसने कि आपने इसको 30 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है जी। कितने डिग्री? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है एंगल शुड बी -30 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टॉ एक्स वाई, ये तीन इंफॉर्मेशन, एंड द फोर्थ इज एंगल। अगर मैं इन चारों को यूज करूंगा, आई एम एबल टू कैलकुलेट सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस निकाल सकता हूँ अपनी इक्वेशंस के जरिए, ठीक है जी। ऐसा ही है। तो ये देखें, ये उसने वो इक्वेशंस नीचे यूज की हैं और ट्रांसफॉर्म वैल्यूज निकाली। अब सिग्मा एक्स वन की वैल्यू जब उसने निकाली, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -25.9, ठीक है। इसका मतलब है पहले भी वो कंप्रेशन में थी, जब मैं इसको रोटेट करूंगा मुझे फिर इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपने स्ट्रेस एलिमेंट बाद में ड्रॉ भी करना है रोटेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सिग्मा वाई निकाला उसने, ये उसने स्ट्रेस एलिमेंट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, देखें। अब आपकी सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगी, इट विल अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड इसलिए रखी क्योंकि आपके पास 25.8 नेगेटिव में आंसर आ रहा था। इसी तरह ही सिग्मा वाई का आंसर आप देखें ऊपर आके, दिस इज कमिंग आउट टू बी -4.15। अगेन इट इज कंप्रेशन, सो यू विल जस्ट पुट इट टुवर्ड्स द सेक्शन। ये देखें यहाँ पर इसको टुवर्ड्स सेक्शन पुट किया हुआ है, यहाँ पर 4.15 को। टॉ एक्स वाई निकालेंगे, -6.8 है, सो नेगेटिव के लिए आप उसकी नेगेटिव ओरिएंटेशन के। सो यू नॉट ओनली हैव टू फाइंड द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस, बट lastly you have to plot this stress element in transform state. This is the original state, this is the original state. What you have done, you have transformed this. ट्रांसफॉर्म करने में कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू रोटेट इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिस तरह आपको न्यूमेरिकल के अंदर किया। तो ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, इन न्यूमेरिकल्स को जी गो थ्रू करें, और दे ऑल आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स। अच्छा जी, बस यहाँ तक आपने जो है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की करनी, और प्लेन स्ट्रेन्स को बस यहाँ तक करिएगा जी, ठीक है जी।